आसिम इस कत्ल का जिम्मेदार है। मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। क्या हम इतने कमजोर हो गए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम इनको नहीं देख सकते थे क्या? हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इसमें मुलविस हों तो जो कानून के मुताबिक सजा होती है हम उसके लिए तैयार हैं। हमने इस शहर में रॉ से लड़ाई की है, उसको बगैर हथियार के खत्म किया। 30 सालों तक रॉ का तसल्लुत था, तुम इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हो। कि खुदा के लिए कराची के अमन को बरकरार रखने के लिए इस पर कार्रवाई करें, उसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे इनको शय मिलेगी और ये अपनी रिवायती दहशतगर्दी के ऊपर उतर आएंगे और ये चाहेंगे कि शहर के अंदर फिर उस तरह से लोगों की जाने जाएं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Straightforward with Talha Jatoy. जी तां ॿुधी गुफ्तगू मुस्तफ़ा कमाल साहब जी, सईद गनी साहब जी, यकीनन हिन महिल पीपल्स पार्टी MQ आमो साम्हूं हिकु ॿिए ते इल्ज़ामात आहिनि ऐं जेको तशद्दुद जी सियासत थिए पई जंहिंजी मुखालिफ़त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ओपनली करे चुकियो आहे। हिकिड़ो नौजवान हलाक थी चुकियो आहे। यकीनन इहो सोचण जी ॻाल्हि आहे कि हो हलाक छो थियो। यकीनन सिचुएशन खे अगरि हाणे कंट्रोल न कयोसीं त अचण वारे ॾींहंनि में जॾहिं चूंडूं थींदियूं त अञा मुश्किलात पैदा थी वेंदियूं, वधी वेंदियूं। इनफैक्ट जेके असरअंदाज़ थींदियूं इलेक्टोरल प्रोसेस ते, चूंडनि ते, त असांखे सोचणु घुरिजे कि हिन महिल मुकमिल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अॻु में ई सीरियस आहे। मथां पाकिस्तान जो सभिनी खां वॾो शहर, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल हब, पोर्ट सिटी कराची में अगरि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब थिए तो यकीनन उहा इलाही ख़तरनाक हूंदी आहे। उम्मीद था कयूं कि हे सिचुएशन एस्केलेट वधीक न थींदी ऐं कंट्रोल कई वेंदी ऐं तहक़ीक़ात करे करे जेको आहे ज़ालिम हुनखे सज़ा मिलणु घुरिजे। यकीनन गॾोगॾु असां ॻाल्हि कयूं अगरि अॼु जी, त अॼु जो ॾींहुं हिन करे इम्पॉर्टेंट बि आहे छो जे करे ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जेके आहिनि हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया पाकिस्तान में आहिनि। हुननि जी मुलाक़ात वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सां बि थी, निगरान वज़ीर आज़म, गॾोगॾु चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सां बि हुननि जी मुलाक़ात थी। ऐं असांखे ख़बर आहे कुझु ॾींहं अॻु में ईरान सां पाकिस्तान जा ताल्लुकात जेके आहिनि उहो कुझु डेलिकेट पोज़ीशन में अची विया छो जे करे पहिरियों ईरान जी तरफ़ां असांजी एयर स्पेस वायलेट थी, पोइ पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कंदे हुए उते जेके दहशतगर्द हुआ हुननि खे बि टारगेट कयो थ्रू द एयरफोर्स। यकीनन हिन मुलाक़ात सां जेका सिचुएशन ई जेको थोड़ी टेंशन ई पाकिस्तान ईरान रिलेशन में उहा हाणे बहितर थी वेंदी छो जे करे हिननि ॿिन्हिनि मुलाक़ातुनि में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे कि गॾु मिली करे दहशतगर्दी जो मुक़ाबिलो कंदासीं, गॾु मिली करे हालात बहितर कंदासीं, गॾु मिली करे तिजारत ऐं स्ट्रेटेजिक सिचुएशन खे काउंटर कंदासीं। एट द सेम टाइम असांखे इहो बि यादि रखणु घुरिजे कि अॼु जे ई ॾींहुं ईरान हिकिड़ी ॿी इंटिमेशन, हिकिड़ी ॿी वॉर्निंग बि पाकिस्तान खे ॾिनी आहे। 6 महीना ॾिना आहिनि डेडलाइन जा। कहिड़ी शइ जा? जेका ईरान गैस पाइपलाइन हणी चुकियो आहे पंहिंजी साइड ते, अगरि पाकिस्तान 6 महीननि में न हई त इंटरनेशनल कोर्ट में वञी करे $18 बिलियन 18 अरब डॉलर्स जो पाकिस्तान के फाइन थी सके तो। एतिरा पैसा तो असांजे फॉरेक्स रिजर्व्स में हाणे आहिनि बि कोन, अल्लाह रहम करे। यकीनन इहा सिचुएशन सीरियस आहे। अॼु प्रोग्राम में हिनखे बि डिस्कस कंदासीं। PTI जी ॻाल्हि कयूं त PTI जिथे वञे थी, रैली कढे थी, उते झेड़ो थिए थो ऐं पोइ PTI ते इल्ज़ाम लॻे थो कि PTI दहशतगर्द जमात आहे। अॼु जे प्रोग्राम में तफ़सीलन पुछंदासीं PTI जे महिमान खां कि आख़िर मुस्तक़बिल आहे छा PTI जो, छो जे करे हिन महिल सोशल मीडिया ते जेको हले पियो त सोशल मीडिया लाइ बि नई कानून साज़ी ठहण जी ज़रूरत आहे। ख़ासि तौर ते असां ॾिठोसीं कि रिसेंटली जॾहिं सोशल मीडिया ते वधीक ॻाल्हाइण वारनि ते FIA कार्रवाई करण जो प्लान ठाहियो, हुन खां पोइ कोर्ट रिपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस वटि हलिया विया ऐं पोइ सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस इंट्रस्टिंग रिमार्क्स ॾिना। हुननि जो चवणु हुयो कि को बि अदालत ते तनक़ीद करे हुनखे गिरफ़्तार न कजो, असां FIA खे अहकामात जारी करे छॾिया आहिनि। चवणु हुयो काज़ी फ़ाइज़ ईसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो। यकीनन हाणे सोचण जी ज़रूरत आहे कि सोशल मीडिया ते हिकिड़े पासे प्रोपेगेंडे आहे, हिकिड़े पासे कूड़ी ख़बरूं आहिनि, फेक न्यूज़ जाम थियूं हलनि। जीअं हिकिड़ी PTI जी फेक न्यूज़ पई हले कि PTI जी वेबसाइट इंडिया खां ऑपरेट थींदी आहे, उहा ॻाल्हि ख़बर पइजी वई फेक न्यूज़ आहे। त अहिड़ी जाम फेक न्यूज़ आहिनि जेके अॼु जे प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं। मां वेलकम कंदुमि पंहिंजे महिमाननि खे, मूंखे जॉइन करे चुकिया आहिनि बैरिस्टर सैफ, के तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, इलाही सीनियर कानूनदान भी हैं। बैरिस्टर सैफ आपका बेहद मशकूर, शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त आवाज़ TV और स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए निकाला। साथ साथ पीपल्स पार्टी की मेरीन अनवर राजा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। मेरीन साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर सैफ, आपसे गुफ्तगू करने से पहले लेडीज़ फर्स्ट की पॉलिसी अपनाते हैं। मेरीन साहिबा, इस वक्त कराची में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात कि आपने ताकत का इस्तेमाल किया, एक शख्स की जान भी चली गई। आपकी नज़र में
हु इज रिस्पॉन्सिबल, और कराची में अगर सिचुएशन ऐसी एस्केलेट होती है, बढ़ती है, तो उसके नताइज महरीन साहब क्या होंगे? महरीन साहिबा, महरीन साहब आपकी मेरी आवाज आ रही है? आई गेस नॉट. राइट. बैरिस्टर सैफ सर, कैन यू हेयर मी? जी आई कैन. बैरिस्टर सैफ साहब, आप MQM को इनसाइड आउट जानते हैं सर. कराची से भी आप बखूबी वाकिफ हैं. यहाँ की जो डायनामिक्स हैं इस शहर के, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से अलग हैं. ऐसे में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक तरफ मैंने देखा सर कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान सिचुएशन क्रिएट हुई. दूसरी तरफ मैंने देखा कि PTI वाले जब भी रैली निकाल रहे थे तो वहाँ पर भी लाठी चार्ज हो गया, हालात कुछ ख़राब हुए. इदारे कहते हैं कि PTI वालों ने पुलिस पर हमला किया, PTI वाले कहते हैं पुलिस ने हम पर हमला किया. तो कराची में सिचुएशन स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बैरिस्टर साहब, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू कीप इट इन कंट्रोल, और इस वक्त ग्राउंड रियलिटी आपकी नज़र में क्या है सर? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये सारा जो इस वक्त आपको तशद्दुद और हंगामा आराई नजर आ रही है, और खास तौर पर कराची में कल ये जो, बल्कि आज रात 3 बजे सुबह के वक्त हुआ था, तो मैं समझता हूँ ये जो वाकया है कराची में MQM के कारकुन के कत्ल का, इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हैं. और इनकी जो बुनियादी जो तनाजुर है या जो इनका कॉन्टेक्स्ट है, वो तो मैं समझता हूँ जो इलेक्शन की मुहिम जारी है, तो बाज लोग शायद उनके मफाद में यह है कि इलेक्शन की ये मुहिम मुतासिर हो, और या तो इलेक्शन हो ही ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बुनियाद बना के इलेक्शन का इल्तिवा किया जाए, और या इस तरह की सिचुएशन पैदा करके इंतखाबी मुहिम पर असरअंदाज होकर और खौफ की फिजा पैदा करके इलेक्शन के जो नताइज हैं उन पर असरअंदाज हुआ जाए. वो ओवरऑल तो ये तनाजर है. अब उस तनाजर में ये छोटे मोटे जो फिर उसके कंपोनेंट्स हैं, वो उन कंपोनेंट्स में यह है कि जिस तरह कल ये जो झगड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी जिम्मेदारी तो देखें इंतजामिया की और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जो इदारे हैं उनकी है कि वो अमन अमान का भी ख्याल करें, वो लोगों को असले तक एक्सेस ना दें. ये कैसे हो सकता है कि एक सियासी पार्टी के दफ्तर पे एक दूसरी सियासी पार्टी के मुसल्लह कारकुन आकर वहां फायरिंग करें? मतलब उनको असला कंट्रोल हुकूमत को करना चाहिए, ये आवाम को तो मतलब तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है. तो उसूली तौर पर तो ये होना ही नहीं चाहिए था ऐसा वाकया. लेकिन अगर कंट्रोल होता, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल होता, तो शायद वाकया हो भी जा रहा तो लड़ाई झगड़े तक ही महदूद रहता और कत्ल की नौबत ना आती. असले की नुमाइश पर जहां तक ताल्लुक है कराची में, तो देखें आपको पता है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से कराची का जो अमन का इशू है वो खासा हसास है, और उस तरह से इंतजामिया मैनेज नहीं कर पा रही जिस तरह से इतने बड़े शहर को, जो पाकिस्तान का माशी हब है, जो उसका हक बनता है उसको सिक्योर किया जाए, वो नहीं हो रहा. PTI के हवाले से जो आपने बात की कल की हंगामा रही कराची में, तो देखिए PTI के खिलाफ तो एक रियासती पॉलिसी है और वो तो पूरे मुल्क में है. कराची से लेकर चतराल तक यही हालत है कि PTI वाले जब भी कोई मुजाहिरा करते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं, कोई जलसा करते हैं, तो पुलिस क्रैक डाउन करती है. पुलिस का ये मौक़िफ़, जैसे आपने अभी बात की कि पुलिस ये कहती है कि PTI वालों ने हम पे हमला किया, देखें ये लॉजिकल मौक़िफ़ नहीं है, इसकी कोई मंतिक नहीं है. उसकी वजह यह है कि PTI को तो इलेक्शन मुहिम में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया हुआ है, और हमारे उम्मीदवार बेशक आज़ाद हैसियत में लेकिन इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये वैसे ही हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारे मफाद के खिलाफ है कि हम हंगामा आराई करवाएं. हंगामे की शक्ल में तो हमारे वोटर को नुकसान होगा, हमारे नताइज पर असर होगा. तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस चूंकि पूरे पाकिस्तान में क्रैक डाउन कर रही है, यानी कल पेशावर में भी हुआ है, इतवार को इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में मुजाहिरे करने का कहा था, रैलियां निकालने का कहा था, तो पूरे मुल्क में ये क्रैकडाउन हुआ है, और कराची में जरा थोड़ा हंगामा ज्यादा हो गया. तो हमारे खिलाफ तो एक सिचुएशन बिल्कुल अलग है. ये तो सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये तो रियासती जबर का मामला है, रियासती तशद्दुद की अलामत है. और लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी में जो हुआ, वो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी ब्रेकडाउन है, और उसमें यकीन जो है पूरा फाल भी और जिम्मेदारी भी जो है वो इंतजामिया. यकीनन मैं आगे चल के प्रोग्राम में PTI का आपसे तफसीलन सवाल पूछूंगा बैरिस्टर सैफ साहब, क्योंकि यकीनन लग यही रहा है कि अब PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं बचा, क्योंकि अब असीरी में इलेक्शन लड़ना आसान काम तो नहीं होता. महरीन साहिबा, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हम इस वक्त ट्विटर पे X के ऊपर ये ट्रेंड भी देख रहे हैं, डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ले लिया कि डॉक्टर आसिम जिम्मेदार हैं इस कत्ल के जो हमारे कारकुन का हुआ है. पीपल्स पार्टी इस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है महरीन साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरअमन सियासी जमात है जो जमहूरियत पे बिलीव करती है. इल्ज़ाम तराशी आसान है, मगर उसको साबित करना जो है वो मैं समझती हूँ मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है. कराची के जो हालात हैं किस वजह से हैं, कौन करता रहा है माजी में,
और कौन कर रहा है ये बेहतरीन तरीके से सब जानते हैं। इलेक्शन का अमल जारी और सारी है, 8 तारीख को इलेक्शन है। इससे पहले फ्रेंडली फायर्स करके अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उसको छूट मिल जाएगी तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अवाम बेदार हो चुके हैं। यकीनन यकीनन यकीनन। बैरिस्टर सैफ, इस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सर कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, जहां रैली निकलती है वहां पर हालात ख़राब हो जाते हैं, एफआईआर काटनी पड़ जाती है, कोई ना कोई पुलिस वाला जख्मी हो जाता है, एसएचओ नियाजी क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी। तो ऐसे माहौल में बैरिस्टर साहब कोई मुस्तकबिल है इन इलेक्शंस में, या फिर असीरी के अंदर, जेल के अंदर से इलेक्शंस लड़े जाएंगे और मुकाबला किया जाएगा, फिर चाहे जो आपको वोट डाले उसके ऊपर बैलेट पेपर के ऊपर दूसरा ठप्पा लगा के उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई पकड़ने वाला भी नहीं होगा? बैरिस्टर साहब देखिए जतोई साहब, आपकी बात के जो आपका जो सवाल है इसको मैं 2 हिस्सों में इसका जवाब दूंगा। पहला तो है, आपने कहा कि क्या पीटीआई का कोई मुस्तकबिल है। मैं समझता हूं कि ये जो रियासती जबर का पीटीआई निशाना बनी हुई है, यही इस बात का सबूत है कि पीटीआई का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। उसकी वजह यह है, मैं इस बात की दलील ये दूंगा कि अगर पीटीआई की ताकत ना होती, पीटीआई की अवामी मकबूलियत ना होती, पीटीआई के साथ अवाम का लगाव और अवाम का जो साथ है वो ना होता, तो शायद ये रियासती जबर भी ना होता, हमारे खिलाफ ये क्रैकडाउन भी ना होता, हमारा इंतखाबी निशान भी हमसे ना छीना जाता। इलेक्शन कमीशन से लेकर रियासत के तमाम इदारे बशमूल पुलिस और लोकल इंतजामिया, ये सब इसीलिए पीटीआई के मुखालिफ हैं क्योंकि पीटीआई की अवामी कुव्वत को आगे आने का मौका नहीं देना चाहते। और मैं समझता हूं कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये बहुत ही वक्ती शॉर्ट टर्म है। इस तरह का जबर जो है उसके नतीजे हमेशा उसी के हक में निकलते हैं जिस पर जबर किया जा रहा होता है। तो ये तो एक चूंकि गैर जमहूरी कार्रवाई है, इसलिए मुझे यकीन है कि पीटीआई इसमें से सुरखरू होकर निकलेगी और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल में हमारा एक बहुत ताबनाक रोल होगा। अब रह गई बात इसकी के जो कुछ हो रहा है, यकीनन ये कराची से लेके मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के शुमाल के आखिरी सरहद तक यही हो रहा है और पीटीआई को हर तरह के तशद्दुद का और जबर का निशाना बना के ये सोचा जा रहा है कि शायद इस तरह से पीटीआई को सियासी कुव्वत बनने से रोक दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं, देखें पीटीआई का वर्कर चाहे वो बल्ले के निशान पे लड़ रहा होता या चाहे जिस तरह आज आजाद लड़ रहा है, दोनों सूरतों में आवाम की ताईद हमें इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, इसकी वजह से हमारे लिए कुछ कानूनी रुकावटें जरूर बनी हैं कि जो लोग हमारी जीत के आएंगे वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आजाद मुंतखब हैसियत में उनका इंतखाब होगा, इसलिए वो शायद पार्टी का नाम नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई की सियासी जो एक वो है नुमाइंदगी है वो खत्म हो जाएगी। पीटीआई का ग्रुप आजाद हैसियत में भी हो, असेंबलियों में फाल किरदार अदा करेगा, भरपूर किरदार अदा करेगा। हम इंशाल्लाह असेंबलियों में अपने कैंडिडेट्स को जितवा के भेजेंगे और इंशाल्लाह ये तमाम साजिशें जो पीटीआई के खिलाफ हो रही है इनको नाकाम बनाएंगे। राइट बैरिस्टर साहब, आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा। मेरीन साहब आप भी प्लीज हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक था टू व्यूअर्स, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सैफ फ्रॉम पीटीआई और मेरीन राजा साहब फ्रॉम साहिबा फ्रॉम पीपल्स पार्टी। मेरीन साहिबा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब से है। ये बताइए, आज शहबाज शरीफ साहब ने राजनपुर में खड़े होकर बोला, तो जलसे खिताब करते हुए कहा कि मैं राजनपुर को मिनी लाहौर बना दूंगा। आपकी नज़र में जनूबी पंजाब के लोग पहले ही बड़े जख्म खाए हुए हैं और फिर जलसे में ऐसी बात करना कि मैं मिनी लाहौर बनाऊंगा राजनपुर को, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं? मेरीन साहब आपकी नज़र में? लाइन ड्रॉप हो गई है मेरीन साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है सर मैंने, क्योंकि आप माहिर कानून भी हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने सर अपनी तकरीर में कहा है कि जज ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उनकी दाढ़ी में तिनका था। वो जिक्र कर रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन का, जो पनामा के बेंच का भी हिस्सा थे। क्या आपको सर लगता है कि ऐसी बात किसी सियासतदान को करनी चाहिए, और क्या आपको वाकई लगता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जैसी शख्सियत नवाज शरीफ से डर के इस्तीफा दे के चली गई? सर देखें, मैं एक बात बताऊं, हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि जिस तरह के लोग हमारे लीडर बनकर सामने आए हैं और इस मुल्क के की किस्मत के फैसले कर रहे हैं, उनका अपना कैलेबर, उनका अपना जो अक्ली इस्तेदाद है,
उनकी जो अपनी जहनी सलाहियतें हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको किसी गेट पे चौकीदार भी तैनात किया जाए, बजाय इसके कि उनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदों पे बिठाया जाए। लेकिन यही हमारी बदकिस्मती है ओवरऑल कौमी, कि इस तरह के लोग जिनको ना बात करने की तमीज, ना बस सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर उनका सारा बयानिया होता है। अगर आप मुस्लिम लीग नून को देखें या बाकी इन पार्टियों को देखें तो ये इल्जामात ही की सियासत कर रहे हैं। कभी किसी शख्सियत पर कीचड़ उछालना और कभी किसी सियासी जमात पर कीचड़ उछालना, यही इनकी सारी पॉलिटिक्स है। कारकर्दगी ये है कि जो ये कह रहे हैं कि जज की दाढ़ी में तिनका था तो इसलिए उसने इस्तीफा दिया, तो आपकी दाढ़ियों में तो शैतीर पड़े हुए हैं करप्शन के। आपने जो नाअहलियों के शैतीर है, खानदानी कंट्रोल के जो शैतीर है, आपकी तो पार्टी खानदानी पार्टी है। आप ये बात करते हुए आपको कुछ सोचना चाहिए इस तरह के इल्जामात लगाने का, और फिर एक अच्छे जज का, जो कि एक बहुत मैं समझता हूँ बासलाहियत जज थे, उनका जो माजी का किरदार है बहुत ठीक ठाक किरदार है। जज सर खामोश बैठे सुनते रहेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे? बैरिस्टर साहब उनको बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ मुकदमात में पर असरअंदाज होने की कोशिश करते थे, तो इनको इखलाकी तौर पर भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। चाहे जाए कि इस वक्त एक बड़ी पार्टी के सरबराह की हैसियत से जब ये जलसों में तकरीरें करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए एज ए नेशन जो है हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि ये लोग हमारे लीडरशिप के ओहदों पर पाए गए। और क्या जस्टिस एजाजुल एहसन को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए बैरिस्टर साहब? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो अंग्रेजी का एक वो है ना, वो प्रोवर्ब है जो मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि थोड़ा सा रूड आएगा, कि वो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को जो है वो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है ऐसे बयानात की। जस्टिस एजाजुल हसन साहब या कोई भी इतना इस आला पाए का जो जज होगा, वो अगर इनका जवाब देगा तो वो अपनी पोजीशन को ही कम करेगा, अपनी पोजीशन को कमजोर करेगा। तो आई बिलीव कि इस तरह की बातों को रिस्पॉन्ड ना करना ही जो है इनका जवाब है। सर, असीरी में इलेक्शन लड़ना कैसा होता है? आज के दौर में पीटीआई से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। सर थोड़ा बताएं ना सर, कैसा होता है सर जेल की सलाखों के पीछे से इलेक्शन लड़ना? सनम जावेद मरियम नवाज साहबा का मुकाबला करेंगी, यकीनन इंटरेस्टिंग होगा। सर मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन है 2024 का, इसके दो पहलू हैं। एक तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इलेक्शन सच है, क्योंकि जो इलेक्शन मैनेज्ड होता है जिसमें किसी एक मखसूस सियासी पार्टी को निशाना बना के, विक्टिमाइज करके, उसको प्रोसेस से आइसोलेट करके, बल्कि आउट करके इलेक्शन लड़ा जाता है, तो वो इलेक्शन जमहूरी अक़दार के मुनाफी होता है। लेकिन बाहर सूरत इस इलेक्शन में एक चीज जरूर पाकिस्तान की तारीख बनेगी, और वो तारीख ये बनेगी कि जब अवाम किसी के साथ खड़े हो जाए और अवाम की हमदर्दी किसी एक पार्टी के साथ या किसी एक तहरीक के साथ हो जाए, तो कोई भी लेवल ऑफ स्टेट जो ऑपरेशन है और टिरनी है वो उसको रोक नहीं सकती। और मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन इस बात का सबूत होगा कि बावजूद इस तमाम इसके कि हमारे लीडर जेलों में हैं, हमारे उम्मीदवार जेलों में हैं, हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे, और सबसे बड़ी बात ये कि हमसे हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। देखें, एक हैरान कुन मैं आपको बात बताऊं कि मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी इस वक्त कुछ देर पहले तक अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत की जा रही है। इस वक्त रात को अदालत चल रही। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जल्द से जल्द उनको सजा देकर इस प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की जा रही। तो ये तमाम ढकोसले कौम के सामने हैं, और मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक नई रिवायत होगी इंशाअल्लाह, कि इन तमाम वाकयात और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बावजूद इंशाअल्लाह अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी और पीटीआई के हाथ में करेगी। और देखेंगे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती का सबूत ये इलेक्शन का नतीजा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ, जज़ाकल्लाहु खैर फॉर योर प्रेशियस टाइम। यकीनन जो कि आहिम गौहर खान साहब पीटीआई जा सीनियर लीडर इन उहे भी हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कन पिया। यकीनन पीटीआई इन मुश्किलात में आहे। अगर हिन टाइम ते साइफर में केस हले तो साइफर जो केस अदालत में जेल में हले पियो, तो तव्हां अंदाज़ो करे सघो था सिस्टम छा थो चाहे। खैर, ॿियो मैटर वेरी इंपॉर्टेंट, पाक ईरान रिलेशन्स, छो जो ईरानी मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आहिनि। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाक़ात कई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाक़ात कई। हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज दिस विजिट? हिन विजिट जो मकसद छा हुयो? छा हाणे पाक ईरान ताल्लुकात बहाल थी विया आहिनि, कशीदगी ख़त्म थी वई आहे? डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच एजाज़ साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। एजाज़ साहब, आपकी नज़र में, एजाज़ साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर आ रही है जी। एजाज़ साहब, आपकी नज़र में जो कशीदगी पाक ईरान रिलेशंस में पैदा हुई थी वो दूर हो गई है आज के इन इम्पोर्टेंट मुलाकातों के बाद? सर जी, मेरे ख्याल में
काफ़ी हद तक दूर हो गई है, क्योंकि दोनों मुल्कों की तरफ से ये ख्वाहिश रही है कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब ना हों। करेक्ट। तो ये बॉर्डर पे मसाइल अलबत्ता कोई आज के नहीं है, कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। और ईरान में जब उन्होंने कोई हमला किया एक खास जगह पे पंजगूर में, तो मेरे ख्याल में वो कोई बहुत मुनासिब इकदाम नहीं था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान हुकूमत भी और अवाम भी हैरान थे। और हमने डिप्लोमेसी को मौका भी दिया, लेकिन जब वहां से कोई खातिर खा जवाब नहीं आया, तो फिर पाकिस्तान का भी ये हक था कि जो ईरान के बलूचिस्तान सिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं बलूच लिबरेशन फ्रंट के लोग, उनके साथ भी निपटा जाए। लेकिन बहरहाल जल्द ही दोनों हुकूमतों को इस बात का एहसास हो गया कि दोस्त ममालिक ऐसा नहीं करते। और अच्छी बात है कि अब ईरान के वजीर खारजा यहाँ पे आए हैं मामलात को सुलझाने के लिए। मीनवाइल ये जो एक वाकया हो गया, 9 पाकिस्तानी वहाँ पे जी हाँ सर, बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया, उसके बाद भी बहुत हमें दुख है कि, और ये जानने की जरूरत है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस किस्म की बुज़दिलाना हरकत की है। तो मेरा ख्याल इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा से यकीनन ये भी पूछा जाएगा कि जनाब आप इसकी तहकीकात कर रहे हैं, ये कौन लोग थे जो इन मेहनत कशों से, वो तो एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो आप डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे, तो उनको आपने कौन लोग थे जो आके उनको इस तरह उनको मार के चले गए। तो बहरहाल मौका अच्छा है कि उनके वजीर खारजा आ गए, और इसी तरह होना चाहिए दोस्त मुल्कों के दरमियान कि वो फौरन एक दूसरे से राब्ता करें और मामलात को सुलझाव की तरफ ले। राइट सर। सर एक और इशू है पाक ईरान ताल्लुकात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी रिजॉल्व करना, वो है गैस पाइपलाइन का। और ईरान ने 180 दिनों की तौसी की है लास्ट डेट में, अल्टीमेटम में 6 महीने का वक्त दिया है, और कहा है कि पाकिस्तान अपने हिस्से की वादा पूरा करे आर्बिट्रेशन लॉ के तहत, वरना 18 अरब डॉलर्स का जुर्माना पाकिस्तान पे होगा बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत। तो सर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को इस वक्त गैस की शदीद ज़रूरत है, फिर भी हम लाइन नहीं बना रहे अमेरिका के प्रेशर में? हम ईरान से सर बिजली ले सकते हैं लेकिन हम पेट्रोल नहीं ले सकते अमेरिका के प्रेशर में। डोंट यू थिंक सर पाक ईरान रिलेशनशिप के अंदर अमेरिका एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से हम ये गैस की पाइपलाइन भी नहीं बना पा रहे हैं, उनसे पेट्रोल भी नहीं ले पा रहे हैं, चुपके चुपके बिजली लेते हैं, थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं? सर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की रुकावट में अमेरिका की तरफ से आयद करदा इक्तिसादी पाबंदियां हैं जो ईरान पर हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 के बाद से जब ये मुआहिदा पर दस्तखत हुए थे, बारहा कोशिशें की हैं। मैं जाती तौर पर भी मुझे पता है कि एक बड़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन कोई भी कंपनी, और ये याद रखिए ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं इसके ऊपर, इसलिए कोई भी कंपनी, हत्ता कि एक चीनी कंपनी आई वो भी नहीं गई क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। सर मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, आई एम सो सॉरी सर, के अंदर आई एम सो सॉरी सर टू इंटरप्ट। मैं एक छोटी सी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जल्दी से ब्रेक लेते हैं सर, वापस आते हैं, डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आप डिस्कस करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा है इकबाल जफर झगड़ा साहब। इकबाल साहब थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा सर, आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि वो जज इस्तीफ़ा दे के चला गया क्योंकि उसकी दाढ़ी में तिनका था। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की बात कर रहे थे, वो जो कि चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उससे पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नवाज शरीफ साहब से डर के इस्तीफा देके चला जाएगा? सर देखें जी, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई डर के चला जाएगा। और नवाज शरीफ साहब भी जब ये बात करते हैं तो यकीन करें
ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अदलिया का बहुत बड़ा एहतराम है और वो कभी भी अदलिया को गिरता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन अगर कहीं कोई कमजोरी उनको नजर आती है तो उसकी निशानदेही के लिए इशारतन कह देते हैं कि ये बात ऐसी है और ऐसी है। तो ये कहना कि उन्होंने इसलिए कुछ कहा और उसके डर से वो चले गए, ये तो मैं इससे एग्री नहीं करता। लेकिन ये है कि अब उनका जाना जो है व्हेन ही वाज अबाउट टू बिकम द चीफ जस्टिस, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। व्हाई शुड ही जस्ट ऑन द रिमार्क्स ऑफ नवाज शरीफ साहब वो जो है तो इस्तीफा दे दें, ये तो कम से कम मेरे जहन में तो ये बात कुछ अपील नहीं करती। सर, राजनपुर में शहबाज शरीफ साहब का जलसे से खिताब करते वक्त ये कहना कि मैं राजनपुर को मिनी लाहौर बना दूंगा, क्या आप नहीं समझते सर जनूबी पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है सर? क्यों जी? क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई ना सर। वहाँ पे थोड़ी सी वो एहसास महरूमी जिसे हम कहते हैं वो मौजूद है कि जो जिस तरह पंजाब के दूसरे हिस्सों में डेवलपमेंट हुई, लाहौर में जिस तरह हुई, जनूबी पंजाब में नहीं हुई। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं राजनपुर को मिनी लाहौर बना दूंगा। देखिए ना जी, तो वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि अगर पहले नहीं हुआ काम तो अब वो कहते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा और इसको इंशाल्लाह लाहौर के मुकाबले में लेकर आऊंगा। सर दूसरे कहते हैं जनूबी सूबा बना कर देंगे, जनूबी पंजाब। सूबा भी देखिए जी बन सकता है। ये सूबों का जो सवाल है वो तो बड़े काफी देर से चल रहा है। सूबों के लिए डिफरेंट एरिया से डिमांड है कि सूबों का जो है तो उसमें इजाफा होना चाहिए। तो वो तो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मालूम है कि यहाँ पर माशाल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत है और हमारा पार्लियामान मौजूद है। जो भी ऐसी चीज हो आईन और कानून के मुताबिक उसका इनेकाद होगा और सूबों को बढ़ाने की बात होगी। अगर उसमें कोई जान होगी और अवाम और पार्लियामेंट के डिमांड पर होगा तो जरूर उसको कंसिडर किया जाएगा। इकबाल साहब, आपने माशाल्लाह से पूरी दुनिया देखी है, बड़े सीनियर सियासतदान है, पूरी जिंदगी सियासत में लगा दी है। तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमेरिका है, बरतानिया है, वहाँ पे जो वजीर आजम के कैंडिडेट्स होते हैं वो लाइव टेलीविजन के ऊपर आकर डिबेट करते हैं, ग्रैंड डिबेट, डेमोक्रेटिक डिबेट, बहुत सारे उसको नाम दिए जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी वक्त से ललकार रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि वो भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और फिर बिलावल साहब ने आज ये भी कहा कि नवाज शरीफ क्यों चैलेंज से डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं झगड़ा साहब? अल्लाह का करम है, कभी नहीं डरे। चैलेंजेस उन्होंने हमेशा फेस किए हैं, बड़े बोल्डली फेस किए हैं। उनके चैलेंजेस को जिस तरह उन्होंने फेस किया है वो तो पाकिस्तान में एक तारीख बन चुकी है। जो देखें चैलेंजेस को फेस करते हुए उन्होंने कौन सी कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने अपनी बेगम की कुर्बानी दी, उन्होंने अपने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत ना करने की कुर्बानी दी। क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपको गिनवाऊं जो उन्होंने इसके लिए कुर्बानियां नहीं दी। नवाज शरीफ कभी कुर्बानियों से नहीं डरता। लेकिन ये है कि बिलावल साहब उनके देखे ना, मैं ये जरूर दोहराऊंगा, बिलावल साहब इज अपकमिंग लीडर ऑफ द पाकिस्तान। मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, ये मेरी आदत नहीं है। लेकिन ये तो देखें कि उनके वालिद साहब ने खुद कहा है कि ही इज टू यंग एंड ही नीड्स टू लर्न। और मैं उनकी वो कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ही इज द फ्यूचर अपकमिंग पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री। हम वेलकम करते हैं, हम करें खुदा करे कि वो अपने दादा जान के मुकाबले का सियासतदान बन जाए। हम अपनी वालिदा का जो उसकी एक रेपुटेशन है, हम कभी बुरा नहीं कहेंगे। वालिदा साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है ARD में और मैंने झगड़ा देखा है साहब कि हाँ झगड़ा साहब लोग कह रहे हैं कि जिस शख्स ने 3 बार अपनी मुद्दत पूरी करने में वो नाकाम रहा, उसको 3 बार जल्दी से घर भेज दिया गया, वो चौथी बार कहाँ मुद्दत पूरी करेगा? आज तो सवाल ये होना चाहिए कि आने वाली हुकूमत क्या मुद्दत पूरी करेगी? क्या नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो इस बार 5 साल पूरे कर पाएंगे सर?
इंशाल्लाह मैं तो ये कहता हूँ 5 साल, तो 5 साल की बात है। अभी तो ये भी बातें हो रही हैं कि जो हालात हैं इसमें नजर आता है कि उनको इंशाल्लाह जब आएंगे और आने के दिन नजदीक हैं, उनके इंतखाबात में चंद दिन रह गए हैं और नवाज शरीफ इंशाल्लाह वापस वजीर आजम की सूरत में पूरा मुल्क कह रहा है कि आ रहे हैं, तो वो तो ये भी हो रहा है कि 5 साल में तो शायद नवाज शरीफ को फिर अगले 5 साल के लिए भी कंसिडरेशन में लाया जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में जो मुश्किलात हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें निकालने में नवाज शरीफ एक ऐसा लीडर है जिसने इन द पास्ट कई दफा पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे बिल्कुल खत्म होने के लिए था, और पाकिस्तान को बचाने के लिए हमेशा जब भी आया डिफॉल्ट से निकालने में नवाज शरीफ का एक किरदार वो कहते हैं डिफॉल्ट पे डाला भी उन्होंने ही था सर। देखिए ना जी, डिफॉल्ट में हमने नहीं डाला था, ये आप नहीं कह सकते। डिफॉल्ट में जब भी वो आए हैं तो मुल्क डिफॉल्ट के दाने पे था। आप जरा हिस्ट्री उठा के देखें, ये तो मैं आपको बिल्कुल चैलेंज करता हूँ कि आप उठा के देखें हिस्ट्री, आपको पता खुद चल जाएगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आउट ऑफ टाइम, थैंक यू सो वेरी मच। इकबाल जफर झगड़ा साहब, उम्मीद करता हूँ कि शो पसंद आया हो तो फीडबैक सोशल मीडिया जरूर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।